हेलो फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड के रोन नदी में 30 जून को बाढ़ आने से आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक कुछ दिन पहले 9% तक टूट जाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। रोन नदी के किनारे बसा शेरी में नोवेलिस की एक प्लांट है जो जून में बाढ़ के चपेट में आ गया और प्रोडक्शन बंद हो गया, जिसके वजह से जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जिसमें सेल्स और प्रॉफिट में हमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। यही नहीं, चाइना में एल्युमिनियम स्क्रैप के बढ़ते डिमांड के कारण स्क्रैप के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी आई है। चूँकि नोवेलिस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एल्युमिनियम रिसाइकलिंग कंपनी है, स्क्रैप के दाम बढ़ने से इसके प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें असर देखने को मिला। हालांकि बाढ़ का इम्पैक्ट अगस्त में ख़त्म हो गया है और सितंबर से प्रोडक्शन रैंप अप हो गया है, तो आने वाले टाइम पे नोवेलिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे आज हम हिंडाल्को इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैंने थंबनेल में भी डाला है। फिर भी हम यहाँ पे नोवेलिस के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नोवेलिस हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिससे अकेले 65% रेवेन्यू जनरेट होती है। नोवेलिस अमेरिका यूरोप में फैली एल्युमिनियम प्रोडक्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी है। इसके टोटल 20 से ज़्यादा प्लांट्स है और माइंस है जो 9 देशों में स्थित है। ये बेसिकली ऑटोमोटिव्स, बिवरेज कैन और एरोप्लेन के बॉडीज बनाती है, जो यहाँ के मार्केट में 5 से 10% CAGR से ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑपरेशन की, तो यहाँ से 35% रेवेन्यू जनरेट होती है, जिससे एल्युमिनियम से 16% और कॉपर से 19% होती है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की काफ़ी पुरानी और निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनी है। ऐसे स्टॉक में बैड न्यूज़ जो टेम्प्रोरी नेचर के होते हैं, ऐसा आ जाए तो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो आज हम हिंडाल्को इंडस्ट्री के फंडामेंटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में बात करें। इंडस्ट्री के यूँ तो कई सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कॉपर और एल्युमिनियम से आती है। ये कंपनी एल्युमिनियम और कॉपर के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप 5 में भी नज़र आती है। एल्युमिनियम और कॉपर के अलावा इसके कई सारे प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और कार्गो में भी है। और इनके जो ब्रांड्स है वो आज भी आम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पे हमने छोटी सी बिजनेस एनालिसिस की, क्योंकि ये निफ्टी 50 की कंपनी और साथ में ये आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो इसके कई सारे पहले से ही एडवांटेजेस हैं। इसके जो हॉरिजेंटल जितने भी कंपनियां हैं उसमें इनके स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस है, तो ये काफ़ी बिजनेस सस्टेनेबल है और इसके बारे में हमें काफ़ी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ब्रांड का एक ट्रस्ट वैल्यू भी है। वैसे आज मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरी और मार्केट के गिरने से अच्छा तो नहीं लगता है, बेकार सा लगता है। लेकिन इस गिरावट में हमें पैनिक ना हो कि अगर हम फंडामेंटल ट्रेडिंग को यूज करते हुए अच्छे कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, तो सही टाइम आने पे हमें यही सारी कंपनियां अच्छी खासी रिटर्न देगी, वो भी शॉर्ट टर्म में। और हमें वैसे भी कंपनी के इंटरनल जो भी इशू है उसमें हमें फोकस करनी चाहिए। अगर इंटरनली कुछ वीकनेस है या फिर कुछ फॉल्ट है तो कंपनी ख़राब है। लेकिन अगर एक्सटर्नल इशू जैसे इन्फ्लेशन, टेम्प्रोरी बैड न्यूज या FII का बेचना, अगर इन सारी चीज़ों से मार्केट में ये गिर रहा है, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि किस स्टॉक में हमें बाई करनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अच्छी न्यूज़ आएगी और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे लेकिन शेयर प्राइस लगातार नीचे जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी ये शेयर प्राइस गिरती है तो अक्सर हमें उसके साथ एक बैड न्यूज़ देखने को मिलती है, और जब शेयर ऊपर जाती है तो उसके साथ हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती है। अभी माना जा सकता है कि अभी इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ रेपो रेट में कट नहीं हुई, जैसे कि अभी अमेरिका में लगातार 2 बार कट हुई, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। लेकिन चूंकि अभी मानसून अच्छी हुई है और रबी की फसल भी ठीक ठाक हुई है, तो इनके आने से जो आने वाले टाइम पे जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो कम होगी। और जब इन्फ्लेशन कम होगी और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, तो 1-2 महीने में जो सीन है अभी वो काफ़ी बदलता हुआ नजर आएगा। हम अभी भी बियर मार्केट में नहीं हैं, हम अभी भी बुल मार्केट में हैं। और बुल मार्केट में इस तरह का शॉर्ट टर्म में गिरावट फास्ट एंड फ्यूरियस होता ही है। इसमें जो वीक प्लेयर्स है इसमें निकल जाते हैं। यहाँ पर हमसे ज़्यादा तो पैसा ऑपरेटर्स का लगा हुआ है, उनकी कैपिटल तो हमसे ज़्यादा इरोजन हुई है। वो मार्केट को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मार्केट में रैली आएगी ही कुछ दिनों का, बस हमें पेशेंस करने की ज़रूरत है। अगर जिस आदमी ने पेशेंस नहीं रखा तो वो आदमी यहाँ पे पैसा बना नहीं सकता है। अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के दूसरे पार्ट यानी फाइनेंशियल एनालिसिस में आते हैं। तो इसके लिए हम Skinner.in में आते हैं और वहाँ पे हम सबसे पहले इसके फिनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो नो डाउट इसके मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है, 1,41,000 करोड़, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ये लार्ज कैप है, निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनी है, तो इसमें लिक्विडिटी की तो कोई बात ही नहीं होगी। वैसे भी इसमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। तो 65% यहाँ पे फ्री फ्लोट है। तो ये 1,00,000 करोड़ के आसपास जो होगी, ये तो इसमें काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी है। तो इसको ऑपरेटर्स जनरली मैनिपुलेट नहीं करते। अगर करना भी होगा तो उन्हें 4-5 साल 6 साल लगेगा, वो भी काफ़ी लोगों मिल के करना होगा।
तो इसमें ये ट्रेड करना हमारे लिए काफ़ी अच्छी होगी, इसमें हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी। तो अब इसके मार्केट कैप के बाद दूसरे पार्ट में आते हैं पी रेशियो, जो कि 10.8 है। तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ये जेन्युइनली अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लगातार, और उसके बाद भी इसके शेयर प्राइसेस में गिरावट हो रही है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और शेयर प्राइसेस में गिरावट होगी, तो वैसे में पी रेशियो इसकी कम होगी ही। अब इसके हम तीसरे पार्ट में आते हैं, वो है डेप्थ टू इक्विटी। तो जितने भी मेटल सेक्टर्स हैं उसमें जो डेप्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो इसमें डेप्थ लिए बिना बिजनेस रन करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। जिसमें एंट्री बैरियर ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो ठीक ठाक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग के, और वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। चूँकि नोवेलिस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो थोड़े ठीक ठाक नहीं आए थे, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड यहाँ पे अगर हम बात करें हिंडाल्को के रिजल्ट की, तो इसमें जो सितंबर के मंथ में सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट एवर है। हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन 14% है, जो कि काफ़ी अच्छा है प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये भी हाईएस्ट एवर है। चूँकि यहाँ पे इसके टैक्सेस जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लेते हैं। तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर दिख रहा है। तो पिछले यहाँ पे 3 सालों में हम देख रहे हैं कि इसके सेल्स भी काफ़ी अच्छे हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये भी हाईएस्ट एवर है। तो ऐसे में इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी पिटी हुई है, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो फिर भी इसने काफ़ी सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा इसने कोलैप्स नहीं किया जैसे बाकी शेयर कर रहे हैं। तो जब भी रैली आएगी तो यही सब शेयर सबसे पहले ऊपर जाएंगे। तो अब हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में आते हैं। जो यहाँ पे सेल्स है ये भी मुझे हाईएस्ट एवर दिख रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट है, जो कि सही है। क्योंकि अभी नोवेलिस में जो भी मैंने बताया कि चाइनीज़ डिमांड में जो एल्युमिनियम स्क्रैप का जो डिमांड बढ़ रहा है चाइना में, तो उसके कारण यहाँ पे नोवेलिस में प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ रही है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है। और इससे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जिस तरह से ग्रोथ हो रही है एल्युमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम भी होती है, तो ज़्यादा इशू नहीं है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, ये भी हाईएस्ट एवर है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर है, एनुअल रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर है, और शेयर यहाँ से काफ़ी टूटे हुए हैं। तो जब चीज़ें नॉर्मल होगी तो सबसे पहले यही सब सारे शेयर उठेंगे। तो अब हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं है। जब रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स लगातार कंपनी की इंक्रीज हो रहे हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और बोरोइंग की बात करें तो मेटल सेक्टर में हमेशा से बोरोइंग ज़्यादा ही रहती है, लेकिन यहाँ जो बोरोइंग है तो उसके साथ साथ यहाँ पे फिक्स एसेट भी लगातार ग्रो हो रही है। और जो CWIP है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी जो है इसकी CWIP है वो 22,000 करोड़ है। उसका वजह ये है कि अभी कंपनी ने उड़ीसा में एक प्लांट बना रही है, और जो ये बैटरी का प्रोडक्शन करेगी, जो आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम करेगी। और साथ में उत्कल माइंस, उसको भी इसने एक्वायर किया है, वहाँ पे यहाँ पे एक प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो CWIP यहाँ पे ठीक ठाक है, जो आने वाले टाइम पे फिक्स एसेट में ऐड होगी, और उसके ऐड होने से हम ये इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बैलेंस शीट इसका ठीक ठाक है, और हमें यहाँ से लगता है कि इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूत है। तो अब हम इसके कैश फ्लो में आते हैं। कैश फ्लो में सिर्फ हमें यहाँ पे देखनी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो प्लस में है, तो बस हमें इसके आगे चली जाना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैंने यहाँ पे मैंने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पब्लिक से लगातार यहाँ से माल छीना जा रहा है। जो 2017 में 20% था, जो अभी वो आके 11.5% हुआ है, और ये लगातार कम हो रही है। और अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे जो DII और FII है वो उन्होंने यहाँ से ख़रीदा है, और पब्लिक से माल यहाँ पे कम हुई है। यहाँ पे FII के पास ज़्यादा स्टेक है, अगर वो ज़्यादा बेचते हैं यहाँ पे तो हिंडाल्को के शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरेगी। लेकिन चूंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो ये वो गलती नहीं करेंगे। हाँ, शेयर प्राइस में माइनर करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बेचेंगे, क्योंकि स्लोली एकुमुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो पब्लिक के पास से जो माल है वो धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बड़े लोग यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जब इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगी, तो ये सब शेयर
हमें देखने कंपनी की फिनेंशियल काफ़ी मजबूत है। और जब कंपनी की फिनेंशियल अच्छी है और बिजनेस में हमने देखा कि बिजनेस भी ठीक ठाक है और आने वाले टाइम पे 5 से 10% CAGR से ग्रो कर सकती है, तो वैसे में हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम इसमें tradingview.com में आते हैं। तो इसे मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही ड्रॉ किया है और मैंने इसमें पहले से बैक टेस्टिंग करके रखा है, क्योंकि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से FII लगातार बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता नहीं पा रहा था कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ इसकी सक्सेस रेशियो क्या है, तो इसीलिए मैं बैक टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो ये है 2016 में कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल बना है, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आई है 2017 में, तो इसने काफ़ी कम टाइम पे ये 38% का प्रॉफिट यहाँ पे एक्वायर किया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो काफ़ी कम टाइम पे यहाँ पे ये प्रॉफिट ये एक्वायर किए होंगे। वो टाइम अगर हम देखें, तो ये टाइम यहाँ से अगर हम देखें, तो ये टाइम हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 92 डेज है। 92 डेज में यहाँ पे 38% का प्रॉफिट एक्वायर हुआ है। अब हम इसका दूसरा बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, तो अगर यहाँ किसी ने बाई किया होगा तो ये भी, अगर इन्होंने यहाँ बाई किया होगा 22 फरवरी को और ये है मार्च, सिर्फ 3 महीने में अभी 40% आया होगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बहुत कम टाइम के लिए आई है। एक यहाँ पे आई है 2017 में, उसके बाद सीधे आई है 2021 में। 4 साल के बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है। तो सही टाइम पे आप इंटर करोगे तो आपको जो रिटर्न का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने दिनों में आएगी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये जब मार्केट जब इम्प्रूव करेगी तो इसमें भी रिजल्ट जो है, जो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल 33% का है, ये काफ़ी जल्दी अचीव करेगी। और अगर ये 1 साल में भी अचीव करती है तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हमें 30% 1 साल में मिलता है तो ये रिटर्न मुझे लगता है कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। दोस्तों मैं सोच रहा था अभी कि जो भी हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से अपसाइड पोटेंशियल गेन निकालते हैं, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी मैं उसे सीख ही रहा हूँ। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अभी 8% से है और इन्फ्लेशन हम उसमें 6% जोड़ दें, तो नॉमिनल ग्रोथ वहाँ पे 14% होगा। और ऐसे केस में अगर कोई स्टॉक में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, मतलब वो अगर इकोनॉमिक के साथ अलाइन है, तो उसमें हम पोटेंशियल ग्रोथ मान सकते हैं जितनी भी नॉमिनल ग्रोथ है इंटू 1.5 लार्ज कैप के केस में, तो उसमें आएगी 21%। अगर नॉमिनल ग्रोथ 12% है तो उस केस में आएगी 18%। तो वो तो हुआ 18% इकोनॉमिकल ग्रोथ, लेकिन साथ में होती है एक पी री रेटिंग। और पी री रेटिंग काफ़ी टफ है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट से जुड़ा होता है। तो उसको मैथमेटिकली कंप्यूट कर पाना, ये मुझे सीखना होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। अगर हम उससे सीख जाते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर हम उसमें भी पोटेंशियल ग्रोथ निकाल सकते हैं आने वाले 1 साल 2 साल में। और जब हम टेक्निकल एनालिसिस और इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके निकालेंगे, तो दोनों में कंपेयर करके हम जो ये पोटेंशियल गेन निकालेंगे, तो वो अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा होगी। हालांकि मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों में मुझे लगता है कि मैं वो सीख जाऊँगा और मैं भी वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो खैर अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंपनी के बिजनेस काफ़ी अच्छी है, फिनेंशियल्स भी काफ़ी मजबूत है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे कव विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है और ये लगभग लगभग अपने रेजिस्टेंस लाइन पे आ रही है। मार्केट काफ़ी बेरिश है। इस कंडीशन में भी अगर यहाँ तक आके वापस जाती है, तो हमें यहाँ पे 33% का पोटेंशियल गेन यहाँ पे साफ दिख रहा है। और अगर ये 1 साल में भी अगर आती है तो ये काफ़ी अच्छा होगा ये रिटर्न। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बता दूँ कि इसमें मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस यहाँ पे बताना चाह रहा था कि चीज़ें कैसे काम करती है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जाता है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करें जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए सोचते हैं उनको ना भेजें। थैंक यू।